एमपी में उपचुनाव के भी अलग रंग है। रोज कुछ न कुछ नया वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में आगरमालवा में प्रचार का अलग रंग देखने को मिला। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रचार के दौरान मजाकिया अंदाज में जीतू पटवारी दिखे। उन्होंने उम्मीदवार विपिन वानखेड़े से कार्यकर्ताओं को प्रणाम करवाया। मंच से ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पैर पड़वाए। पैर छू एक बार, तीन दादाओं के पैर छू, बता बाबूलाल जी के पैर छू। ये भी कहा, इतना अच्छा लड़का है, देखिए यदि शादी नहीं हुई होती तो अब तक कितने रिश्ते आ जाते। इतने में तो शादी नहीं होती तो कोई ढंग का छोरा छोड़ी। जानकारी तो ये है कि वायरल वीडियो 19 सितंबर का है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े के पक्ष में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की भी सभा थी। वैसे उपचुनाव के प्रचार में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे बीच पधारे बापू सिंह जी तंवर साहब। बुरहानपुर में पुतला फूंकने के दौरान विरोध की एक अजीब तस्वीर दिखाई दी। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद अमोडे जलता हुआ पुतला लेकर 200 मीटर तक दौड़ते रहे। वहीं पुलिस भी प्रमोद के पीछे पीछे भागती रही। सड़क पर ये नजारा जिसने भी देखा कुछ देर के लिए वो ठहर गया। शुक्र है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी जलता हुआ पुतला लेकर भाग रहा है। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला फूंक रहे थे, तभी वाकया हुआ। युवा कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन अरुण यादव के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हुआ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच हो रही है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की 4 सदस्यीय टीम आज से गुरुवार तक मंदिर के पत्थरों और निर्माण सामग्री के आधुनिक उपकरणों से जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग शरण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के स्ट्रक्चर की केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस जांच पर खर्च होने वाली 41 लाख रुपए की राशि का भुगतान करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 दिन तक विशेषज्ञों की टीम मंदिर के स्ट्रक्चर का अवलोकन करने के साथ पत्थरों और निर्माण सामग्री की जांच कर पता लगाएगी कि स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। 1 सितंबर को कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि मंदिर के स्ट्रक्चर की संरचनात्मक स्थिरता की जांच CBRI से कराएं तथा 6 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। टीम के 'पन्ना टाइगर रिजर्व में अब नन्हे शावकों की दहाड़ गूंजेगी। बाघिन P141 ने 2 शावकों को जन्म दिया है, जिनके साथ बाघिन को घूमते हुए देखा गया। आपको बता दें कि ये बाघिन बिना रेडियो कॉलर की है। बाघिन को अपने दोनों शावकों के साथ हिनौता परिक्षेत्र में घूमते हुए देखा गया है। फिलहाल बाघिन और दोनों शावक स्वस्थ हैं। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि बाघिन के साथ देखे गए शावकों की उम्र करीब 2.5 महीने है। इससे स्पष्ट है कि बाघिन को 2.5 महीने पहले प्रसव हुआ था। PTR की टीम को इतने समय बाद बाघिन शावकों के साथ नजर आई है। जबलपुर में बरसते पानी में अंतिम संस्कार की तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार बारिश और भरे पानी में कर रहे हैं। दरअसल शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोगों के सामने ऐसे हालात बन गए हैं कि लोगों को खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ये कोई पहला वाकया नहीं है।
पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी कई अंतिम संस्कार इसी तरह किए गए हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने भी कई बार इस बात की शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बिलासपुर में लॉकडाउन के पहले दिन तेज बारिश के बीच पुलिस ने मार्च निकाला। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 22 से 28 सितंबर तक एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीज के कारण जिला कलेक्टर सारांश मित्तर ने लॉकडाउन लगाया है। हालांकि लॉकडाउन के पहले दिन ज्यादा सख्ती नजर नहीं आई। लोग पहले की तरह बेवजह सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। सुबह हुई तेज बारिश के कारण प्राकृतिक रूप से लॉकडाउन रहा। इसके बावजूद पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च कर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों पर नजर रखने के लिए 19 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। थाने के अलावा 8 अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी शहर में नजर रखेगी। साथ ही अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के चलते टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने किसानों पर बड़ा दांव लगाया है। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पीएम निधि के साथ सीएम निधि को जोड़ा जाएगा। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को अब 10,000 सालाना मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं। आप भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। लेकिन आज मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। सीएम ने कहा कि किसानों को हर साल 6,000 रुपए केंद्र से मिलता है, तो वहीं 4,000 रुपए अपनी तरफ से मिलाकर इसे 10,000 रुपए करेगी, जिसका फायदा सभी किसानों को दिया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज ने किसानों को सौगात देते हुए 63,000 अन्नदाता और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी बांटे, जिस पर किसानों को 0% ब्याज पर लोन मिलेगा। वहीं कांग्रेस सरकार में हुई किसान कर्ज माफी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज माफी धोखा के सिवाय कुछ नहीं था। किसानों को झूठे प्रमाण पत्र बांटे गए। केंद्र सरकार के कृषि बिल का हर तरफ विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी बिल को लेकर भारी विरोध हो रहा है। नरसिंहपुर में भी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव मोना कौरव ने किसानों के साथ गाडरवारा में ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में सैकड़ों किसान शामिल हुए। रैली निकालकर किसानों ने विधेयकों का विरोध किया। ट्रैक्टर रैली निकाल एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। हालांकि ज्ञापन सौंपने से पहले ही युवा कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, जिसके चलते वे सड़क पर ही बैठ गए। युवा कांग्रेस के नेता मौके पर ही नारेबाजी करने लगे। नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को भी बिल को लेकर हर तरफ धरना प्रदर्शन जारी था। टीकमगढ़ में प्रेमिका की चाहत में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और इस घटना को एक कार एक्सीडेंट बनाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो मामला खुद ब खुद उजागर हो गया। पूछताछ में पता चला कि 2 साल पहले आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में खास बात यह है कि आरोपी खुद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस आरक्षक है। आरोपी आरक्षक ने उत्तर प्रदेश के बांदा में अपनी पत्नी रजनी गौतम की छिपरी गाँव में गला दबाकर हत्या कर दी थी और बाद में उसे कार एक्सीडेंट बता दिया था। इन दोनों ने मिलकर, सीमा और आरोपी ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी 2018 में और उस पर मेहरौनी थाना में एफआईआर दर्ज है। अपराध क्रमांक 1336/18 और 302/201 भादवी में पंजीबद्ध किया गया था। इसमें वह जमानत पे आए थे। इसके पश्चात अब घटनाक्रम में इन्होंने उस सीमा अहरवाल से अपना संबंध चलाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी जो है उसका नाम है कैलाश अहरवाल, जो वर्तमान में आरक्षक के पद पर पुलिस लाइन बांदा उत्तर प्रदेश में पदस्थ है। कहा गया है कि अपराध कभी छुपता नहीं है, वो एक दिन उजागर जरूर होता है। पुलिस ने जब पूरे मामले की बारीकी से जांच की तो पूरा मामला उजागर हो गया।
नवसारी में 22 सितंबर से 10 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस बीच मेडिकल, पेट्रोल, दूध और गैस एजेंसी सेवा ही जारी रहेगी, बाकी तमाम काम बंद रहेंगे। कलेक्टर जेपी मौर्य ने अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई व्यापारी या आम आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर पुलिस ने भी 10 दिनों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए कमर कस ली है। कि कहीं भी यदि कोई इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है उनके खिलाफ पूरा FIR भी दर्ज किया। ये पब्लिक के डिमांड पे हुआ है लॉकडाउन, तो उसके अनुरूप उनको फॉलो भी करना जरूरी है। इसलिए समझाइश, जुर्माना के साथ साथ अपराध भी कायम किया जाएगा। वैसे लॉकडाउन की पहली सुबह में प्रशासन की सख्त चेतावनी का असर नहीं दिखाई दिया। सामान्य दिनों की तरह लोग सैर सपाटे के लिए निकले। अपने हुए पराए, कई घर छोड़ गए, सीधी में बिजली की समस्या को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली दफ्तर का घेराव कर दिया। लोगों ने बिरहा गाकर अपनी तकलीफ जाहिर की। ग्रामीणों ने बिजली विभाग और अधिकारियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। दरअसल लोग पिछले कई दिनों से जारी लो वोल्टेज बिजली कटौती से भारी परेशान हैं। पूरा मामला रामपुर नैकिन इलाके का है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी उनकी परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि बिजली विभाग का एक कर्मचारी भी उनके इलाके में आकर देखता तक नहीं। लोगों का कहना है कि लाइट न होने से उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। वहीं बिजली न होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी हो रही है। घरों में बुजुर्ग और बीमार लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। आपने सुपारी का इस्तेमाल कहां कहां होते देखा है? पान में, गुटखे में, भगवान की पूजा में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सुपारी से खिलौने भी बनाए जा सकते हैं? हम आपको रीवा के एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो सुपारी का इस्तेमाल खिलौने बनाने के साथ भगवान की प्रतिमा बनाने में भी करते हैं। सुपारी के खिलौने बनाने की शुरुआत भी बड़ी रोचक है। रीवा का राजघराना सुपारी को पान में मिलाकर उसका सेवन करता था। रियासत में रहने वाले कुंदेर परिवार के लोग लकड़ी का काम करते थे। एक बार महाराजा गुलाब सिंह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर कुंदेर परिवार की दुकान पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर सुपारी छीलने के लिए कहा। तभी से कुंदेर परिवार उन्हें लच्छेदार सुपारी छीलकर देने लगा। उसके बाद तो महाराज को सुपारी का ही सिंदूरदान भी दिया गया। और तभी कुंदेर परिवार के दिमाग में आया कि क्यों ना सुपारी की कोई वस्तु बनाई जाए, और तब से सुपारी के खिलौने बनाने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो अब तक चला आ रहा है। कुंदेर परिवार का कहना है कि उन्होंने ये कला अपने पूर्वजों से सीखी है, लेकिन आगे की पीढ़ी अब इस काम में रुचि नहीं ले रही। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते इस काम पर खासा असर पड़ा है। छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का मामला सामने आया। घोटाले की जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने 14 हितग्राहियों पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। नगरपालिका अधिकारी की माने तो इन 14 हितग्राहियों ने नियम विरुद्ध लाभ लेकर PM आवास की किस्त ली थी और फिर इन किस्तों का आवास बनाने में खर्च करने की जगह हजम कर लिया। जब इसकी जांच नगरपालिका ने करवाई तो उन्हें नियम विरुद्ध लाभ लेने का दोषी पाया गया। इसी आधार पर कलेक्टर ने 14 हितग्राहियों पर मामला दर्ज कराने के लिए सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस को आदेश दिए थे। तीस मिनट में कोरोना टेस्ट, और वो भी 500 रुपए में फेलूदा के जरिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस टेस्ट का नाम फेलूदा ही क्यों दिया गया? कोविड या कोरोना से जोड़कर इसका नाम क्यों नहीं रखा गया? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको बनाने वाले कौन हैं और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है।
FNCA S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्वदेशी CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। ये टेस्ट उतना ही सटीक है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट को ही कोविड-19 के डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। लेकिन फेलुदा को बड़ा एडवांटेज इसकी टाइमिंग को लेकर है। फेलुदा के नतीजे जल्द आते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। बड़े काम का है ये रोबोट। सरायकेला के दो होनहार इंजीनियर भाई रोहित और साकेत की खोज है ये हाईटेक रोबोट। ये बड़े काम का है, बस मोबाइल का बटन दबाइए, ये रोबोट आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट न सिर्फ 20 किलो तक का सामान ढो सकता है, बल्कि घर के काम में हाथ बटा सकता है। साथ ही घर के बाहर अस्पताल से लेकर सेना में भी इसकी काफी उपयोगिता हो सकती है। कोरोना काल में दोनों भाई जब घर लौटे तो 3 महीने की कड़ी मेहनत से ये कमाल का रोबोट तैयार कर दिखाया। अब दोनों भाई इसे समाज की सेवा में दान करना चाहते हैं। तो हमारा प्लान है वो यह है कि ये रोबोट हम कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर पाएँ, और हमारे सरकार से यह दरख्वास्त है कि वो हमें एक हॉस्पिटल बताए जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा रोबोट डोनेट कर पाएँ, सो दैट कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ। कबाड़ से बनी कमाल की कार। हजारीबाग के मुस्लिम मोहल्ले की सड़क पर ये बच्चे बड़े मजे से टॉय कार की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कार आगे बढ़ती जा रही है और बच्चे हॉर्न बजाकर राहगीरों को सचेत कर रहे हैं। तो ये कार इतनी कमाल की है कि एक बटन दबाते ही पीछे लौट सकती है। ये बच्चे अपने नाना और पेशे से मोटर मैकेनिक अलाउद्दीन अंसारी से टॉय कार खरीदने की जिद कर रहे थे। पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने जुगाड़ तकनीक और अपनी मेहनत के जरिए ये कमाल की कार बना डाली। आज ये बच्चे इसकी सवारी कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। अभी तो हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अभी इसमें तो और मॉडर्निंग करना बाकी है, अभी तो अधूरा हुआ है ये काम। धीरे धीरे मेरे पास पैसा रहता तो इससे भी अच्छा बनाता है मैंने, लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं, इसलिए करके इधर उधर से मतलब चुन। मेरे पास बहुत लगन है मन में कि हम घर के बच्चे के लिए बहुत कुछ करें। हम गया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में एक बार फिर बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र गूंजने लगे हैं। मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुलते ही भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए भक्तों का तांता लग गया। अनलॉक के दौरान सुबह 6 से 9 और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच मंदिर के पट खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिलहाल एक साथ 10 श्रद्धालु ही महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद ले सकेंगे। मास्क लगा के जाना है,